हे एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका भाटिया और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी लॉ की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर हम लॉ पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार हम तो बोर हो रहे हैं, हमसे ये नहीं होगा, इसको कैसे याद करें, इसका आंसर कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ ही में अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा यूज़फुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो जब हम लॉ की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इसको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। जैसा मॉड्यूल में दिया है हमें ऐसा ही याद करके ये अपने आंसर में लिखना होगा, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि जैसा मॉड्यूल में लिखा है हम वैसा ही सेम टू सेम याद कर लें और उसको वैसा ही लिख कर आ जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप क्या, जिसकी AIR 1 आती है वो भी ऐसा नहीं कर सकता कि पूरे मॉड्यूल को रट ले और उसको एज इट इज़ लिख कर आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें इसे याद करना है। लॉ को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको उस प्रोविज़न को समझना होता है। ये आप, अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो आपका टीचर आपको अच्छे से समझा देगा कि इस प्रोविज़न में क्या है। अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो तब भी आप यूट्यूब की हेल्प तो ले सकते हो ना। यूट्यूब पर आपको सारी वीडियोस मिल जाती हैं। आप उस प्रोविज़न को बस समझ लो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एक बार आपको वो प्रोविज़न समझ में आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से जैसे सपोज़ एक प्रोविज़न है वो 6-7 लाइन में लिखा है। अब उसमें से आप केवल कीवर्ड्स देख लो कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आंसर में यूज़ होते हैं। मॉड्यूल में भी आपको जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं उसमें आप देखोगे तो कुछ कीवर्ड्स कॉमन होते हैं। आपको बस केवल उन कीवर्ड्स को याद रखना है और उन कीवर्ड्स को अपने आंसर में इंक्लूड करना है। अब कैसे करोगे आप? सपोज़ आपने एक प्रोविज़न देखा, आपने इसको समझ लिया वीडियो की हेल्प से, आपको प्रोविज़न समझ में आ गया। अब आप मॉड्यूल के लास्ट पेज पर आ जाओ। मॉड्यूल के लास्ट पेज का मतलब है कि आप उस चैप्टर के लास्ट पेज पर आ जाओ जहाँ पर उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे होते हैं। अब एक क्वेश्चन आप देखो और वो क्वेश्चन वही होना चाहिए जो आपने अभी प्रोविज़न किया है। अब इसका आंसर आप खुद लिख कर देखोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखो उसको, ठीक है? उसमें से नहीं देखना आंसर, आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन देखना है। आप अभी प्रोविज़न पढ़ के आए हो, अब आप इसका आंसर लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, जैसी इंग्लिश आपको आती है वैसा लिखो। अब लिख लिया। लिखने के बाद अब इसको चेक करो उस मॉड्यूल के आंसर से कि उसमें क्या लिखा है और आपने क्या लिखा है। अब उसमें हो सकता है बहुत बड़ा एक पेज का आंसर लिखा है ना? पर वो पॉसिबल नहीं है कि हम वो पूरा एक पेज लिख कर आएंगे, है ना? ये हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अब अपने आंसर में उसमें से कुछ कीवर्ड्स देखेंगे, कौन से कीवर्ड्स वहाँ पर यूज़ हुए हैं, उन कीवर्ड्स को याद करो, हाईलाइट कर लो उसको। हाईलाइटर आप सबके पास होगा, आप CA कर रहे हो, हाईलाइटर तो डेफिनेटली होगा। उस वर्ड्स, उन सारे वर्ड्स को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद वो वर्ड्स उस प्रोविज़न के आप याद कर लो। इतना तो आप कर सकते हो ना। अगर मैं आपसे बोलूँ एक पेज का एक आंसर है, इसमें से आपको 6-7 वर्ड्स याद करने हैं, बहुत सिंपल है, इतना तो कर लोगे। ये वर्ड्स आपने याद कर लिए। अब उसी क्वेश्चन का आंसर फिर से लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, बस इस बार वो सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड कर लेना। अब आप जो आंसर लिखोगे उस आंसर को फिर से मॉड्यूल वाले आंसर से मिलाकर देखो। अब कुछ कुछ मैच हो रहा है ना, बस हमें इतना ही करना है, कुछ कुछ मैच करना है। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो एग्ज़ाम में बैठकर, उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, बस उसमें उसमें वो सारे कीवर्ड्स इंक्लूड करने होते हैं। जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है वो सिर्फ उन कीवर्ड्स को देखता है और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आपका प्रोविज़न सही होना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल लिख सकते हो। सो ये तो हो गई पहली बात। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्या करना है और आंसर कैसे लिखना है। और कभी भी ये कोशिश नहीं करनी है कि जितना बड़ा आंसर मॉड्यूल में दिया है, जितना बड़ा आंसर हमें 5 पेपर में, मतलब 5 के आप जो पेपर सॉल्व करते हो उसमें दे रखा है, आपको वैसे करना है, वैसे बिल्कुल नहीं करना है। इतना बड़ा आंसर आप नहीं लिख सकते हो, है ना? आंसर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी अभी लास्ट में कि कैसे आपको एक आंसर लिखना होता है। तो आपको बस अपनी लैंग्वेज में करना है। अब सेकंड नंबर पर आता है कि हम सेक्शन नंबर कैसे याद करें। लॉ के अंदर इतने सेक्शन हैं, इतने सारे चैप्टर, उसमें इतने सारे सेक्शन, कैसे याद करें? तो इसके लिए मैं क्या करती थी, जैसे मैंने एक चैप्टर किया, ठीक है? जैसे मैं अगर मान लूँ मैं फाइनल में अगर मैं कर रही हूँ कंपनीज़ एक्ट के एक चैप्टर का, मतलब एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। सपोज़ मैंने डायरेक्टर वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया।
अब ये डायरेक्टर वाले चैप्टर के सारे प्रोविज़न करने के बाद मैं इसमें जितने भी सेक्शन होते थे उसको अपने रजिस्टर के एक पेज पर लिख लेती थी लाइन से। अगर वो 149 से स्टार्ट हो रहा है तो 149 से 187 तक मैंने सारे सेक्शन लिख लिए। 149 में क्या है, 150 में क्या है, 51 में क्या है, ये मैंने एक पेज पे सारा लिख लिया। अब ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इस चैप्टर के केवल सेक्शन याद करने हैं। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने एक पेज में वो सारे सेक्शन लिख लिए। अब इस पेज को मुझे डेली पढ़ना है। ज़बरदस्ती याद करने की कोशिश नहीं करनी मुझे। इसको मुझे डेली सिर्फ 5 या 10 मिनट लगेंगे मुझे इसे पढ़ने में। मुझे इसको डेली पढ़ना है। अब 5 या 10 मिनट तो आप निकाल सकते हो ना। 5-10 मिनट आप अगर उन सेक्शन को 4-5 दिन तक लगातार उसे पढ़ते हो, 1-2 बार रिवाइज़ करते हो, मन में पढ़ के देखते हो, सोच के देखते हो यार 149 क्या था, 160 क्या था, 65 क्या था, ऐसे आप पढ़ के देखते हो। आप कभी भी खाली बैठे हो, आप ऐसे सोचने लग जाओ यार डायरेक्टर के चैप्टर में 149 वाला सेक्शन किसका था, आपको वो ऑटोमेटिकली रिकॉल होने लग जाएगा। ऐसे मैंने सारे सेक्शन याद किए थे सब चैप्टर के। अब क्या सेक्शन नंबर याद करना ज़रूरी है? तो ज़रूरी तो देखो नहीं है, लेकिन अगर हम सेक्शन नंबर कोट करके आते हैं तो इसकी वजह से हमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो आपको मैं हमेशा एडवाइस दूंगी कि सेक्शन नंबर कोट करके आया करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे सेक्शन नंबर याद कर सकते हो। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके सारे सेक्शन लिखो और उसको डेली 5 मिनट दो, उसको याद करो। याद करो मतलब उसको पढ़ो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। डेली 5 मिनट निकालने हैं। एक चैप्टर हो गया। इसी तरीके से जब दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, दूसरे पेज पर उसके भी सारे सेक्शन लिखो। अब आपको 5 की जगह 10 मिनट देने हैं। दोनों चैप्टर की फिर से रिवाइज़ करो। जब आप डेली रिवाइज़ करोगे ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको याद होता चला जाएगा। होप आपको ये 2 बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम लॉ की स्टार्टिंग कैसे करें। हम लॉ को शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें समझ नहीं आता यार ये तो इतने बड़े चैप्टर हैं, इसको कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो लॉ को स्टार्ट करने के लिए मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप सबसे छोटा चैप्टर पहले पकड़ लो। आपको जो चैप्टर सबसे ईजी लग रहा है ना, उसको पहले ले लो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप सबसे बड़ा चैप्टर सबसे पहले उठा लोगे और वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस केस में आप क्या होगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा यार लॉ मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, इससे मुझसे नहीं हो पाएगा ये तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे छोटा वाला चैप्टर उठाना है और इसको अच्छे से पढ़ो, सारे प्रोविज़न को समझो, इसके सारे सेक्शन को याद करो। इसी तरीके से आप इसके बाद जो एक और छोटा चैप्टर उठा लो, फिर उसको पढ़ो। इस तरीके से अगर आप पहले सारे छोटे चैप्टर कर लोगे और वो आपको समझ में आ जाएंगे, यहाँ पर अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि इतने चैप्टर तो मैंने कर लिए। सपोज़ आपके 7 चैप्टर हैं, 7 में से 3 चैप्टर बहुत छोटे हैं। अब आप अगर 3 चैप्टर कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा कि इतना तो मैं कर चुकी हूँ, अब बस केवल इतना सा ही बचा है, ये भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप करो, हमेशा पहला छोटा चैप्टर उठाओ, उसको पूरा कर लो, उसके सारे सेक्शन नंबर याद कर लो, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा चैप्टर उठाओ, सबसे बड़ा चैप्टर सबसे लास्ट में करो। बाकी सारे सब्जेक्ट में मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप सबसे डिफ़िकल्ट वाला चैप्टर पहले करो, लेकिन लॉ में मैं ऐसा बोलती हूँ कि प्लीज़ जो ईजी चैप्टर है उसको पहले उठा लो, उसको कर लो, देन उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर उठाओ और एक चैप्टर करके आप इसको करोगे, ठीक है। अब लॉ का आंसर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लॉ का आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप लॉ में क्वेश्चन आंसर लिखकर नहीं देख रहे हो तो आप पेपर में भी वो नहीं लिख पाओगे। आपको डेली 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, मतलब लिख कर देखना है कि क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अपने रूटीन में लेके आओ, लॉ को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ दोगे आप उसको भूलने लग जाओगे। आपको छोड़ना नहीं है, डेली एक चैप्टर के 2-3 आंसर लिख कर देखना है, क्या हम मॉड्यूल से अपने आंसर को मैच कर पा रहे हैं, क्या हम सेक्शन नंबर रिकॉल कर पा रहे हैं। तो ये आपको डेली अपनी प्रैक्टिस में लाना होगा। बात आती है कि हम लॉ का आंसर किस तरीके से लिखें, क्या पैटर्न रहना चाहिए। क्या हम उसको एक पैराग्राफ में पूरा आंसर लिख के ख़त्म कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या फ़ॉलो करती थी और लॉ में मेरे हमेशा ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं लॉ की वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो लॉ में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आते थे और मैं कैसे करके आती थी वो आपको बताती हूँ। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैंने केस स्टडी को पढ़ा। जैसे केस स्टडी आई है लॉ में, तो मैंने उसको पढ़ा, उसका मुझे समझ आ गया कि ये कौन सा वाला सेक्शन से रिलेटेड है।
क्या प्रोविज़न लिखना है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने लिखा आंसर नंबर 1। अब जैसे सपोज़ 149 सेक्शन 149 से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, मतलब केस स्टडी है, तो मैंने कोट किया सेक्शन 149। अब मैंने सेक्शन 149 के बारे में पूरा बता दिया कि इसके अंदर क्या लिखा है। 149 के अंदर क्या लिखा है ये मैंने 4-5 लाइन में बता दिया, या जितना भी बड़ा प्रोविज़न है पूरा बता दो आप, जितना छोटा करके बता सकते हो आप उसको बता दो, ठीक है। सारे कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं। अब नेक्स्ट मैं लिखूँगी, एक पैराग्राफ मेरा ये हो गया, इसके बाद मैं दूसरे पैराग्राफ में लिखूँगी फैक्ट ऑफ द केस, इस केस में क्या फैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे उस केस स्टडी के बारे में लिखना है जो केस स्टडी उन्होंने दे रखी है, ठीक। अब इस केस स्टडी के बारे में मैंने 4-5 लाइनें फिर से लिख दी। पहले मैंने बताया 149 क्या है, उसके बाद मैंने केस स्टडी को शॉर्ट में करके लिख दिया। अब इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आता है कंक्लूज़न, कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, इस केस स्टडी में ऐसा हुआ, तो लास्ट में इसका क्या कंक्लूज़न निकला। हमेशा कितने भी आप लॉ के आंसर लिखोगे उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट सेक्शन के बारे में, दूसरा पार्ट केस के बारे में, और तीसरा कंक्लूज़न आ जाएगा। अगर आप ऐसे 3 पार्ट में आंसर लिखते हो, इन तीनों पार्ट्स के आपको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। पहला पार्ट आपने ठीक लिखा, आपको सेक्शन वाला मार्क्स मिल गया। दूसरा पार्ट आपने केस स्टडी को समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखा, उसका भी आपको मार्क्स मिल गया। अब लास्ट में आपने कंक्लूज़न लिखा, तो आपको कंक्लूज़न के मार्क्स मिल जाएंगे कि क्या आपने उसे सही समझा है या फिर नहीं समझा। तो ऐसा करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर मैंने सेक्शन के बारे में बिल्कुल ठीक लिखा लेकिन लास्ट में मेरा कंक्लूज़न गलत हो गया, तो मुझे सेक्शन के बारे में जो मैंने कोट किया है मुझे उसका मार्क्स तो डेफिनेटली मिलने वाला है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना लॉ का आंसर इस पैटर्न में लिखो। आई होप आपके लॉ से रिलेटेड अब सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपको समझ आया होगा कि हमें कैसे लॉ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो किसी भी वजह से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं डेफ़िनेटली ट्राई करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।